And very warm welcome to the everyone. So now today we have moved on to the next topic which is Shasan Pranali. So guys already we have covered the three topics. So definitely आप जाकर देख सकते हैं. So अब move करते हैं without any further delay. शासन प्रणाली. Let's start. राज्य का तात्पर्य एक राजनीतिक संस्था से है जो एक निश्चित क्षेत्र में एक स्वतंत्र सरकार के अधीन संगठित संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये बेसिकली ये पूछ रहा है राज्य। तो राज्य का तात्पर्य क्या है? तो एक राजनीतिक संस्था है जो एक निश्चित क्षेत्र में एक स्वतंत्र सरकार के अधीन संगठित संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और किसी बाहरी नियंत्रण के अधीन नहीं होती है। इस प्रकार व्यक्तियों का एक समुदाय जो बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र एक निश्चित क्षेत्र पर स्थायी रूप से रहता है और एक संगठित सरकार का निर्माण करता है। सरकार एक संघ है जो किसी क्षेत्र के और उसके लोगों पर अधिकार का प्रयोग करता है, जो कानून बनाने और लागू करने, सार्वजनिक मामलों का प्रबंधन करने और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होती है। शासन प्रणाली। शासन प्रणाली विधायिका और कार्यपालिका के बीच प्राधिकार के विभाजन को परिभाषित करती है तथा देश के शासन संरचना का निर्धारण करती है। ये सवाल यूपीएससी ने पूछा है, यहाँ पे मेंशन्ड है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि राज्य का तात्पर्य क्या है। तो राज्य एक राजनीतिक संस्था है बेसिकली जो क्या करती है, एक निश्चित क्षेत्र में एक स्वतंत्र सरकार के अधीन एक संगठित संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जो जो इस पर कि कोई बाहरी नियंत्रण नहीं होता है ना। और इस प्रकार क्या होता है ये कि व्यक्तियों का एक समुदाय होता है जो बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र हो, उसका एक निश्चित क्षेत्र और स्थायी रूप हो और एक संगठित सरकार का निर्माण हो। ठीक है, अब वही बात करती है संघ का। तो सरकार जो है एक संघ है। सरकार क्या है? तो सरकार एक संघ है जो क्या करती है, जो किसी क्षेत्र और उसके लोगों पर अपने अधिकार का प्रयोग करती है, अधिकार का प्रयोग करती है, जो कानून बनाने का या फिर कानून जो बन गया है उसको लागू करने और सार्वजनिक जो भी मामले हैं जो पब्लिक के लिए हैं उसका प्रबंधन करने और आवश्यक सेवा जो होती है उसको देने के लिए जिम्मेदार होती है। वहीं अगर बात की जाए शासन प्रणाली की, तो शासन प्रणाली क्या है? तो विधायिका और जो एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका है उसके बीच क्या करती है, उसके प्राधिकार के विभाजन को परिभाषित करती है ना। और क्या करती है, तथा देश की संरचना का एक निर्धारण करती है। तो इस प्रकार इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2021 यूपीएससी में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से समझना जरूरी है आपके लिए। अब वो समझते हैं शासन के प्रकार क्या है। शासन के प्रकार तो यहाँ पे एकात्मक प्रणाली यूनिटरी सिस्टम। एकात्मक प्रणाली में केंद्र सरकार के पास सारी शक्ति केंद्रित होती है। सारी शक्तियाँ किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास। तथा क्षेत्रीय प्राधिकरण उससे अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। उससे अपना अधिकार कौन प्राप्त करते हैं? क्षेत्रीय प्राधिकरण। एकात्मक प्रणालियों में हमेशा मजबूत सरकार होती है। इसमें लिखित या अलिखित संविधान होता है। लिखित किसका संविधान लिखित है? तो फ्रांस का संविधान लिखित है। ठीक है, और लिखित यानी ब्रिटेन का संविधान। सर्वोच्च संविधान सर्वोच्च जापान या गैर सर्वोच्च ब्रिटेन। ओके, संविधान कठोर या लचीला संविधान, द्विसदनीय या एक सदनीय विधायिका हो सकती है। ठीक है, तो एकात्मक यानी यूनिटरी सिस्टम के बारे में बताया। उसमें क्या होती है, सारी शक्ति केंद्र के पास होती है और क्षेत्रीय प्राधिकरण जो होते हैं उसी से अपना प्राधिकार प्राप्त करते हैं। तो एकात्मक प्रणाली में क्या होता है, हमेशा मजबूत सरकार होती है। इसमें लिखित और लिखित संविधान या सर्वोच्च या गैर सर्वोच्च संविधान या कठोर या लचीला संविधान या द्विसदनीय या एक सदनीय विधायिका हो सकती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक संघीय प्रणाली यानी फेडरल सिस्टम। संघीय प्रणाली केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों को विभाजित करती है। ठीक है, फेडरल सिस्टम क्या करता है, तो संघीय प्रणाली क्या करता है, केंद्र और क्षेत्रीय सरकार जो होती है उसके बीच क्या करती है, शक्तियों को विभाजन करती है, जिनमें से प्रत्येक को संवैधानिक रूप से परिभाषित स्वायत्तता प्राप्त होती है। उदाहरण फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, रूस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और जर्मनी। अब हम पढ़ते हैं
परिसंघीय प्रणाली यानी कि कॉन्फेडरेट सिस्टम। परिसंघीय प्रणाली में क्षेत्रीय सरकार के पास सबसे अधिक शक्तियां होती हैं और एक कमजोर केंद्रीय प्राधिकरण होता है जो स्वैच्छिक अनुपालन पर निर्भर करता है। इसमें एक लचीला संविधान होता है। फॉर एग्जाम्पल पूर्व सोवियत संघ और स्विट्जरलैंड की कैंटन प्रणाली। अब है संवैधानिक सरकार। संवैधानिक सरकार वह सरकार होती है जो देश के संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्य करती है और देश के सर्वोच्च कानून के रूप में कार्य करती है। तो क्या है संवैधानिक सरकार? तो संवैधानिक सरकार वह सरकार है जो संविधान द्वारा निर्धारित जो सीमा है यानी जो लिमिटेशन है उसके अंदर कार्य करती है और देश के सर्वोच्च कानून के रूप में कार्य करती है। ये भी यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ रखा है, तो जिस चीज़ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है उस चीज़ को मोर एंड मोर फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है संवैधानिक सरकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावी प्रतिबंध लगाती है। शक्ति का स्रोत यह सभी सरकारी शक्तियों का अंतिम स्रोत है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाली महत्वपूर्ण सीमाओं को रेखांकित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये अब है सरकार पर सीमाएं। इसका एक प्रमुख पहलू संप्रभु सरकारों को उनकी शासन क्षमता में बाधित करने तथा सीमित सरकारी संरचना की स्थापना करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये भी पूछा गया है 2020 में, तो इन सबको एक बार अच्छे से देख लेना है। ठीक है। संवैधानिक सरकार क्या करती है? जिसमें संविधान सर्वोच्च होती है, संविधान की सीमाओं के भीतर ही कार्य करती है और इसमें क्या होता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य की संवैधानिक सरकार क्या करती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावी प्रतिबंध लगाती है। ठीक है। इसकी शक्ति का स्रोत क्या होता है? तो सभी सरकारी शक्तियों का जो है शक्ति का स्रोत होता है ये, और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाली महत्वपूर्ण सीमाओं को रेखांकित करता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। शासन के स्वरूप। विशेषता: संसदीय प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली और अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली की विशेषताओं के बारे में बता रहा है। शासन के कौन कौन से स्वरूप होते हैं? तो पहला है कार्यपालक प्राधिकारी। तो कार्यपालक प्राधिकारी का जो स्वरूप होता है वो संसदीय प्रणाली में क्या होता है? तो कार्यपालक प्राधिकारी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री नेतृत्व करते हैं और संसद से प्राधिकार प्राप्त करते हैं। किससे? संसदीय प्रणाली में संसद से। लेकिन वहीं अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है और उसका निर्वाचन स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे अमेरिका। और अर्ध अध्यक्षात्मक क्या होता है? दोहरी कार्यपालिका होती है, यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री प्राधिकार साझा करते हैं। ठीक है। अब है विधायिका के साथ संबंध क्या होता है? संसदीय प्रणाली में विधायिका के साथ क्या संबंध होता है? तो प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। वहीं अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति को आसानी से नहीं हटाया जा सकता, उसका कार्यकाल निश्चित होता है। वहीं अर्ध अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, प्रधानमंत्री विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। अब आते हैं हम कैबिनेट की संरचना, यानी कि संसदीय प्रणाली में कैबिनेट संरचना कैसी होती है? तो कैबिनेट के सदस्य आमतौर पर विधायिका से होते हैं। ठीक है। वहीं अध्यक्षात्मक प्रणाली में कैबिनेट के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वे विधायिका का हिस्सा नहीं होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली में कैबिनेट में राष्ट्रपति और विधायिका के सदस्य शामिल होते हैं। अब आ गया विधायी भूमिका। संसदीय प्रणाली में शासन और नीति निर्माण में विधायिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति के निर्णयों पर विधायिका का प्रभाव सीमित होता है और वहीं अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली में विधायिका के पास अधिक शक्तियां होती हैं, लेकिन वे इन्हें राष्ट्रपति के साथ भी साझा करती हैं। अब आते हैं स्थिरता। स्थिरता क्या है? संसदीय प्रणाली अस्थिर हो सकती है, इसका बार बार बदल सकती है, या फिर सरकार जो है बार बार बदल सकती है, सत्ता परिवर्तन हो सकता है। जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली जो है अधिक स्थिर है, निश्चित कार्यकाल जो होती है इसमें, वही इसे स्थिरता प्रदान करता है। जबकि अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली में स्थिरता बदलती रहती है, यह शक्ति संतुलन पर निर्भर करती है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके।
अब देखते हैं नेक्स्ट, निर्माण प्रक्रिया यानी कि संसदीय प्रणाली। वन सेकेंड, मैं अब यहाँ मेंशन कर देती हूँ। यहाँ हो गया संसदीय प्रणाली, यहाँ हो गया अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक। सो हम देखते हैं। ओ माय गॉड, ओके इट्स ओके। सो निर्णय प्रक्रिया, तो निर्णय प्रक्रिया क्या होती है? कार्यपालिका, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंधों के कारण त्वरित निर्णय लिया जा सकता है। किसमें? संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध के कारण त्वरित निर्णय लिया जा सकता है। जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी होती है, राष्ट्रपति को कांग्रेस से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली में निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहतर होती है, लेकिन इसमें टकराव का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली में त्वरित निर्णय, अध्यक्षात्मक में निर्णय प्रक्रिया धीमी, क्योंकि राष्ट्रपति को क्या हो सकता है, कांग्रेस से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस क्या होती है? वहाँ की, जैसे हमारी संसद है वहाँ पे कांग्रेस होती है, संसद के समान है। एंड अर्ध अध्यक्षात्मक क्या होता है? निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहतर होती है, लेकिन समटाइम्स टकराव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब है संवैधानिक लचीलापन, यानी संसदीय प्रक्रियाओं की विकासशील प्रकृति के कारण प्रायः अधिक लचीला होती है। संसदीय प्रक्रिया की विकासशील प्रकृति के कारण ही क्या होती है? यह प्रायः अधिक लचीली होती है। जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली सामान्यतः कठोर होती है, संविधान में निश्चित शर्तें परिभाषित की जाती हैं। वह अर्ध अध्यक्षात्मक शक्ति जो होता है उसमें शक्ति संतुलन के आधार पर यह लचीला और कठोर दोनों प्रकार की हो सकती है। किसके आधार पर? शक्ति संतुलन के आधार पर। अब है संसदीय जो प्रणाली के देश हैं वो कौन कौन से हैं? उदाहरण दिया गया है, जैसे कि यूके, यूनाइटेड किंगडम, भारत और कनाडा। और जो अध्यक्षात्मक प्रणाली कहाँ है? तो अमेरिका, ब्राज़ील और मैक्सिको। और वहीं अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली कहाँ है? फ्रांस, रूस और यूक्रेन में। ओके, फ्रांस, रूस और यूक्रेन। अध्यक्षात्मक यूएसए, ब्राज़ील और मैक्सिको। और संसदीय भारत, यूके और कनाडा में। ठीक है, अब इन दोनों के गुण की बात करें तो संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य की स्थिति होती है। उत्तरदायी सरकार जो संसद के प्रति जवाबदेह होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तरदायी सरकार होती है जो किसके प्रति जवाबदेह होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, संसद के प्रति जवाबदेह होती है सरकार। सत्ता केंद्रीकृत नहीं होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक प्राधिकार सुनिश्चित करता है। यदि सत्तारूढ़ दल बहुमत खो देता है तो विपक्ष एक विकल्प के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद शासन में विविध वर्गों को व्यापक प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। वहीं अगर बात की जाए अध्यक्षात्मक प्रणाली की तो इसमें स्थिर सरकार होती है। इसकी गुणता यही है कि इसमें स्थिर सरकार होती है, नीतियों में निश्चितता होती है, शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित होती है, विशेषज्ञों द्वारा सरकार और निर्वाचकों द्वारा प्रत्यक्ष जनादेश वैधता को बढ़ाता है। अगर अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली की बात की जाए तो दोनों प्रणालियों की शक्तियों का संयोजन होता है। शक्ति के विभाजन में लचीलापन सहयोग को प्रोत्साहित करता है। स्थिर नेतृत्व यानी संसद एक अलोकप्रिय प्रधानमंत्री को हटा सकती है, जिससे स्थिरता सुनिश्चित होती है। नियंत्रण और संतुलन, विकास के साथ संरेखन यानी कि एक स्वतंत्र प्रधानमंत्री राजनीतिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। तो दैट्स नाइस। आगे हम देखते हैं, इसके गुण देख लिए, अब हम देखते हैं इसके क्या क्या दोष हैं। दोष क्या है? तो संसदीय प्रणाली के दोष, बहुमत खोने से बार बार सरकार बदल सकती है। यह भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि नीतियाँ जो होती हैं वो बाधित हो जाती हैं और बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। प्रशासन, शासन, ये सब सुनिश्चित करने में बाधाएं होती हैं। नई सरकारें अक्सर मौजूदा नीतियों में परिवर्तन करती रहती हैं और एक मजबूत मंत्रिमंडल सत्ता को केंद्रीकृत कर सकता है। एक मजबूत मंत्रिमंडल की सत्ता को क्या करता है? केंद्रीकृत कर सकता है। शक्तियों का अस्पष्ट पृथक्करण, मंत्री विशेषज्ञ नहीं भी हो सकते, जिससे प्रभावी शासन क्या हो जाता है? सीमित हो जाता है।
वहीं अगर अध्यक्षात्मक प्रणाली की बात करें तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव होती है, गैर जिम्मेदार सरकार होती है, इससे निरंकुशता की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, संकीर्ण प्रतिनिधित्व होता है और आम सहमति बनाने में कठिनाइयाँ होती हैं। अगर अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली की बात करें तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच जो टकराव की संभावना अत्यधिक होती है, जिसके परिणामस्वरूप अकुशलताएं पैदा हो सकती हैं। नीतियों के परिणामों के लिए अस्पष्ट जिम्मेदारी होती है। विश्वास मत विधायी प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। अलोकप्रिय नीतियों को प्रधानमंत्री पर थोपा जा सकता है, जिससे वास्तविक जवाबदेही अस्पष्ट हो जाती है। तो ये थे दोष तीनों प्रणालियों के। अब हम पढ़ेंगे बेसिकली भारतीय संसद प्रणाली के बारे में कि क्या है भारतीय संसद प्रणाली की विशेषताएं, यह कैसे कार्य करती है और इसके गुण और दोष। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या दर्शाया गया है। तो भारतीय संसद यानी भारतीय शासन प्रणाली, भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय शासन प्रणाली यानी कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो क्या होता है कि भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान करता है। संसदीय शासन प्रणाली इसे कैबिनेट सरकार, जिम्मेदार सरकार या वेस्टमिंस्टर मॉडल की सरकार के रूप में भी जाना जाता है और यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा एवं भारत सहित अन्य देशों में प्रचलित है। कहाँ कहाँ? ब्रिटेन, जापान, कनाडा और भारत में प्रचलित है। यह संविधान के अनुच्छेद 74, 75 और अनुच्छेद 163 और 64 में परिभाषित है। अब यहाँ पे मैं आपसे यह पूछना चाहूँगी कि क्या अनुच्छेद 74 आपको पता है? अनुच्छेद 74 में क्या है? तो अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ओके। और 75 में क्या है? मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। वहीं 163 में क्या है? तो 163 में है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, जैसे सीएम बेसिकली, जैसे एज वेल यहाँ पे जैसे कि पीएम, राइट। और अगर 164 की बात करें तो 164 में क्या है? मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भारत में संसदीय प्रणाली अपनाने का क्या क्या कारण था? तो परिचितता, फैमिलियरिटीज। संविधान निर्माता ब्रिटिश शासन की संसदीय प्रणाली से परिचित थे। ऑलरेडी हमारे यहाँ कॉलोनियल पीरियड था तो वो इस बारे में ज़्यादा जानकारी, ऑलरेडी उनके पास एक्सपीरियंस भी था, जिससे यह एक स्वाभाविक विकल्प बन गया। अब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी उत्तरदायित्व। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने स्थिरता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए लोकतांत्रिक कार्यपालिका की आवश्यकता पर बल दिया। थर्ड है टकराव से बचना यानी अवॉइडिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स। संसदीय प्रणाली विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव को रोकने में मदद करती है, क्योंकि दोनों पृथक पृथक कार्य करते हैं और जो भारत जैसे युवा लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। सामंजस्य होता है इनमें, सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, टकराव की स्थिति की संभावना कम होती है। अब है रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व। भारत सामाजिक विविधता को देखते हुए संसदीय प्रणाली छोटे निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से विभिन्न वर्गों और हितों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। तो यही कारण थे जिसके कारण से हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। तो क्या था, बहुत फैमिलियर थे हम इस एक्ट से और दूसरा हमारे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सुनिश्चित करता है और ये जो विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको अवॉइड करता है और ये एक रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को। तो भारत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और इस डाइवर्सिटी में क्या करता है सभी वर्गों के यानी विभिन्न वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है भारत की संसदीय प्रणाली की विशेषताएं, यानी भारतीय संसद प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं। तो पहला क्या है, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका यानी नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। राष्ट्रपति नाम मात्र प्रमुख अनुच्छेद 74, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख यानी अनुच्छेद 75। तो ऑलरेडी हमने अभी आपको बताया था कि आर्टिकल 74 में क्या था और आर्टिकल 75 में क्या था, है ना। सो 74 में क्या था, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, और 75 में क्या था, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध।
ठीक है। तो वही ये बोल रहा है कि राष्ट्रपति क्या होते हैं, नाम मात्र प्रमुख होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होते हैं। अब है बहुमत दल का शासन। बहुमत दल का यानी कि मेजॉरिटी पार्टी रूल। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, जो कि अनुच्छेद 75, और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के क्या होता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब है सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा सकती है। अब है दोहरी सदस्यता यानी डबल मेंबरशिप। मंत्री कार्यपालिका और विधायिका दोनों से संबंधित होते हैं, आर्टिकल 75। अब है लोकसभा का विघटन यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को उसके कार्यकाल से पहले विघटित कर सकता है, जो डिफाइन है अनुच्छेद 85 में। तो बेसिकली क्या कहता है अनुच्छेद 85? अनुच्छेद 85 में मेंशन्ड है कि संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। दैट्स इट। अब है गोपनीयता यानी सीक्रेसी। मंत्री अपने निर्णयों और कार्रवाइयों में गोपनीयता बनाए रखते हैं और ये बेसिकली इस बात की शपथ भी लेते हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब है भारतीय और ब्रिटिश मॉडल के बीच अंतर, यानी हमारा जो संसदीय प्रणाली है भारतीय मॉडल है उसमें और जो ब्रिटिश में जो संसदीय प्रणाली है उस मॉडल में क्या डिफरेंस है। तो भारतीय मॉडल क्या है, तो गणतांत्रिक प्रणाली, वंस अगेन गणतांत्रिक प्रणाली जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। इसमें क्या होता है, हमारे भारतीय मॉडल में क्या है, गणतंत्रात्मक यानी कि गणतांत्रिक प्रणाली है, जबकि वहाँ पे ब्रिटिश मॉडल में क्या है, राजतंत्रीय प्रणाली है जिसमें वंशानुगत राजा या रानी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि संवैधानिक सर्वोपरिता पर आधारित होती है, यहाँ संविधान सर्वोच्च होता है, जबकि यहाँ संसदीय संप्रभुता पर आधारित होती है। प्रधानमंत्री किसी भी सदन या लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, जबकि ब्रिटिश में प्रधानमंत्री निचले सदस्य यानी निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है। ये डिफाइंड है ऑलरेडी, बट हमारे यहाँ किसी भी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। नेक्स्ट है गैर संसद सदस्यों को 6 महीने के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। किसे, गैर संसद सदस्यों को कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। उन्हें बेसिकली अपनी मेजॉरिटी को साबित करना होता है। और यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश मॉडल में मंत्री आमतौर पर केवल संसद के ही सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे भारतीय मॉडल में कानूनी जिम्मेदारी की कोई व्यवस्था नहीं है। मंत्री शासकीय कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, जबकि ब्रिटिश मॉडल में मंत्रियों को कानूनी जिम्मेदारी होती है और उन्हें कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर करना होता है। नेक्स्ट है छाया मंत्रिमंडल यानी शैडो कैबिनेट जैसी कोई संस्था यहाँ पे नहीं है, जबकि छाया मंत्रिमंडल यानी शैडो कैबिनेट का गठन विपक्ष द्वारा सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल को संतुलित करने और भावी मंत्रियों को तैयार करने के लिए किया जाता है। तो ये डिफरेंस है हमारे भारतीय मॉडल में और ब्रिटिश मॉडल में। अब आगे है भारत का संविधान और संघीय प्रणाली। तो भारत का संविधान और संघीय प्रणाली, विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ, विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ यूएसए अमेरिकी क्रांति 1775 से 83 के बाद 1787 में बना था। ठीक है, तो क्या है कि विश्व का पहला और सबसे पुराना जो संघ है कौन है, यूएसए। वो अमेरिकी क्रांति कब हुई थी, अमेरिकी क्रांति 1775 से 83, उसके बाद 1787 में बना था। और भारत का संविधान संघीय शासन प्रणाली स्थापित करता है। हालांकि संघ यानी फेडरेशन शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। यूएसए के विपरीत भारतीय संघवाद राज्यों के बीच समझौतों से उत्पन्न नहीं हुआ है। यह कनाडाई प्रणाली पर आधारित है, जिसका मैं कल चर्चा कर रही थी।
सो दैट्स वाई हम भारत के लिए फेडरेशन शब्द का यूज़ नहीं करते, हम क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। क्यों? भारतीय संघवाद संघ की इकाइयों के बीच समझौतों का परिणाम नहीं है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। यानी कि जो स्टेट्स हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा सका है 2017 में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्लियर होना चाहिए आपके लिए। अब है उच्चतम न्यायालय का निर्णय। उच्चतम न्यायालय ने SR बोमई मामले 1994 में संघवाद की एक बुनियादी संरचना के रूप में पुष्टि की। संघवाद की एक बुनियादी संरचना के रूप में पुष्टि की। व्यवहारिक वास्तविकताओं को मान्यता देते हुए राज्यों को अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त है। अब है संघीय संरचना यानी फेडरल स्ट्रक्चर। भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स, अभी मैंने ऊपर बताया आपको, किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 1 में वर्णित किया गया है, जो इसकी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता और विशाल आकार को दर्शाता है। यह संरचना एक अर्ध संघीय प्रणाली का निर्माण करता है, जो एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण को बनाए रखते हुए क्षेत्रीय स्वायत्तता को समायोजित करती है। अब अर्ध संघीय यानी कि क्वासी फेडरल। भारत में संघवाद निम्नलिखित दो परस्पर विरोधी विचारों के बीच एक समझौते का प्रतिनिधित्व करता है। शक्तियों का सामान्य विभाजन, जिसके तहत राज्यों को अपने क्षेत्रों में स्वायत्तता प्राप्त होती है, और असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रीय अखंडता और एक मजबूत संघ सरकार की आवश्यकता। अब हम पढ़ते हैं संविधान, भारत के संविधान की संघीय और एकात्मक विशेषताएं। तो क्या है हमारे भारत के संघीय और एकात्मक विशेषताएं? तो संघीय विशेषताएं क्या हैं और एकात्मक विशेषताएं, शुरू करते हैं। पहला, दोहरी राजनीति, यानी कि संघ राष्ट्रीय मामलों की निगरानी कौन करता है? संघ करता है, और राज्य क्या है? स्थानीय मामलों की निगरानी करती है। आर्टिकल 246 में इसको वर्णित किया गया है। ठीक है, 246 क्या कहता है कि संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु, ठीक है, जैसे कि जनगणना, कार्य निदेशक, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। और दूसरा क्या है? लिखित संविधान, यानी कि विश्व का सबसे लंबा संविधान जिसमें केंद्र और राज्य के स्पष्ट क्षेत्राधिकार शामिल हैं। ये वर्णित है अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट है शक्तियों का विभाजन, यानी केंद्र और राज्य संवर्ती विषयों पर कानून तो बनाते हैं, लेकिन अगर विवाद होती है तो उस स्थिति में केंद्र का कानून ऊपर माना जाता है। ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब है संविधान की सर्वोच्चता। यह सर्वोच्च कानून है जिसे न्यायिक समीक्षा यानी अनुच्छेद 13 द्वारा लागू किया जाता है। नेक्स्ट है कठोर संविधान। यह संघीय ढांचे में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की बात करता है। अब है द्विसदनीयता, यानी कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ये कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 79 में। ओके, नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका। उच्चतम न्यायालय केंद्र, उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? केंद्र राज्य विवादों का निपटारा करती है और संवैधानिक सर्वोच्चता की रक्षा करती है। ये कहाँ डिफाइन है? अनुच्छेद 131, 32 और 136। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी द्वारा पूछा गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार मैं आपको समझा दूं कि अनुच्छेद 136 क्या है। तो अनुच्छेद 136 में पहला है 131। तो 131 में हम क्या पढ़ते हैं? 131 में पढ़ते हैं हम उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता। और 32 में हम क्या पढ़ते हैं? तो 32 में हम पढ़ते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है मूल अधिकार में वो दिया गया है, आर्टिकल 32 में ही दिया गया है। वहीं अगर हम 136 की बात करें तो 136 में हम पढ़ते हैं अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। ठीक है, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखा जाए। अब इसके साथ ही हम देखते हैं, हमने देख लिया संघीय विशेषताएं, अब हम देखेंगे एकात्मक विशेषताएं। एकात्मक विशेषताएं क्या है? तो सशक्त केंद्र यानी संघ के पास अधिक महत्वपूर्ण विषय हैं और संवर्ती सूची में अधिभावी शक्तियां उपलब्ध हैं, जैसे कि अनुच्छेद 248, 249। ओके, आर्टिकल 248 क्या कहता है? तो अवशिष्ट विधायी शक्तियों की बात करता है, किसमें? संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है उसमें अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ जो होती हैं किसके पास निहित होंगी, इसकी बात करता है। वहीं अगर 249 की बात करें तो राज्य सूची के विषय में
के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की जो है संसद की शक्ति, उसके बारे उसको डिफाइन करता है आर्टिकल 249 में। अब एकल संविधान, यानी केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान होगा, अनुच्छेद 1 में बात करता है इसका। राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं, यानी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या पर आधारित होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 2017 यूपीएससी में फिर से पूछा गया पुनः इससे। तो एकात्मक विशेषताएं क्या है कि राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, बल्कि जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। राज्य अविनाशी नहीं, संसद राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, यानी अविनाशी राज्य नहीं है, जो कहाँ डिफाइन है, आर्टिकल 3 में। ठीक है, आर्टिकल 3 क्या कहता है, तो कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों इत्यादि में परिवर्तन। ओके, अब है लचीला संविधान। अधिकांश प्रावधानों को केवल संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, जो कि अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट है आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल के दौरान पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है, जैसे कि अनुच्छेद 352, 356 और 360। ठीक है, अनुच्छेद 352 जो कहता है राष्ट्रपति शासन की बात अनुच्छेद 352 में किसकी बात करता है, तो आपातकाल की घोषणा करता है। वहीं राष्ट्रपति शासन की बात किस में करता है, 356 में, और 360 में जो कहता है वित्तीय आपात की बात करता है, वित्तीय आपातकाल की बात करता है। ध्यान रहे, भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। आई होप कि भगवान कभी ना हो, तो इट्स माई पर्सनल। ओके, एकल नागरिकता। देश भर में समान अधिकार, यानी अनुच्छेद 5 से 11। और दूसरी बात है एकीकृत न्यायपालिका, यानी कि उच्चतम न्यायालय केंद्रीय और राज्य दोनों कानूनों की देखरेख करता है, यानी अनुच्छेद 141। अब अखिल भारतीय सेवाएं, यानी केंद्र द्वारा नियंत्रित सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, अनुच्छेद किसमें वर्णित है, 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई है। नेक्स्ट है एकीकृत लेखा परीक्षा, यानी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, केंद्र और राज्य दोनों की लेखा परीक्षा करता है, जो अनुच्छेद 148 में डिफाइंड है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, जो अनुच्छेद 155-56 में इनके बारे में वर्णित किया गया है। अब है संसद का प्राधिकार, यानी यदि आवश्यक हो तो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ये कहाँ डिफाइंड है, आर्टिकल 249 में डिफाइंड है। क्या कहता है आर्टिकल 249, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि राज्य सूची के विषय में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में अगर कोई हो तो वो विधि बनाने की संसद की शक्ति। ओके, अब है राज्यों के विधेयकों पर वीटो, यानी कि राज्यपाल विधेयकों को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज सकता है। ये कहाँ डिफाइंड है, आर्टिकल 200 में डिफाइंड है। ओके, आर्टिकल 200 क्या कहता है, तो आर्टिकल 200 कहता है विधेयकों पर अनुमति। ठीक है, इस प्रकार हमने ये समाप्त कर लिया। अब हम पढ़ते हैं भारत के संविधान की तुलना, यानी कि अन्य देश से भारत के संविधान की जो तुलना है वो की जाएगी। तो शुरू करते हैं। विशेषता, भारत किस किस से तुलना है, भारत, यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जापान एंड साउथ अफ्रीका। तो संविधान का प्रकार, यानी हमारा संविधान क्या है, लिखित और लंबा है। यूके का संविधान क्या है, अलिखित है, संविधियों, कन्वेंशनों और संधियों पर आधारित है। वहीं अमेरिकी संविधान लिखित और संहिताबद्ध है। हमारा सबसे लंबा संविधान है, क्या है, भारतीय संविधान सबसे लंबा है, लिखित संविधान है। और यूएसए का संविधान जो है वो क्या है, लिखित और संहिताबद्ध है। कनाडा लिखित और संहिताबद्ध, फ्रांस लिखित और संहिताबद्ध, जापान लिखित एवं संहिताबद्ध, और दक्षिण अफ्रीका लिखित एवं संहिताबद्ध। ओके, किसका अलिखित है, तो यूके का। अब है मूल अधिकार। हाँ, कहाँ पे मूल अधिकार है, तो भाग 3 में विस्तृत उल्लेख है। यूके के संविधान में क्या है, स्पष्ट रूप से मूल अधिकार का उल्लेख नहीं है। अधिकार सामान्य कानून और संविधियों से प्राप्त होते हैं। यूएसए में हाँ मूल अधिकार है और अधिकार पत्र पहले 10 संशोधन। और कनाडा में भी मूल अधिकार है और कनाडा के अधिकार और स्वतंत्रता चार्टर में दिए गए हैं। वहीं फ्रांस में भी मूल अधिकार है, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा में दी गई है। जापान में भी मूल अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत गारंटी दी गई है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में भी मूल अधिकार है और संविधान के अध्याय 2 में इसका वर्णन है। अब हम पढ़ते हैं संशोधन प्रक्रिया कहाँ कहाँ। भारत में संशोधन जो है कठोर और लचीला
यानी विभिन्न प्रक्रियाएं हैं। यूनाइटेड किंगडम में औपचारिक नहीं है, संसदीय संप्रभुता पर आधारित है। अमेरिका में कठोर है संविधान संशोधन प्रक्रिया, कांग्रेस में बहुमत और राज्यों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है। कनाडा में लचीला है और संसद की बहुमत की आवश्यकता होती है। फ्रांस में भी कठोर है और दोनों सदनों में बहुमत और जनमत संग्रह के द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है। वहीं जापान का संविधान भी कठोर है और इसके लिए दोनों सदनों में बहुमत की आवश्यकता होती है। वहीं दक्षिण अफ्रीका का संविधान भी कठोर है क्योंकि यहाँ संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शक्तियों का पृथक्करण। तो पहले मैं यहाँ मेंशन कर दूँ, इंडिया, यूके, यूएसए, कनाडा। यूके, यूएसए, कनाडा, हमारा कौन कौन सा है? सबसे पहले है हमारा इंडिया। यस, दिस वे। सबसे पहले हमारा इंडिया, फिर यूके, फिर यूएसए, उसके पश्चात कनाडा, फ्रांस, जापान एंड अफ्रीका, बेसिकली साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, गॉट इट। तो क्या है शक्तियों का पृथक्करण? एक्चुअली मैं इसे हटाऊंगी तो भी ये हट जाएगा। तो तत्काल में यहाँ देखते न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा क्या है? न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था इंडिया में है। न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है और कोई औपचारिक न्यायिक समीक्षा यूके में नहीं है। वहीं यूएसए में है, न्यायिक समीक्षा है और मारवाड़ी बनाम मेडिसिन मामले में न्यायिक समीक्षा की शक्ति स्थापित की गई है। कनाडा में भी न्यायिक समीक्षा है, उच्चतम न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। किसके पास? उच्चतम न्यायालय के पास। फ्रांस में भी है और जापान में भी है और न्यायिक समीक्षा, और साउथ अफ्रीका में भी है। ठीक है। अब है शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, यूके में भी संसदीय प्रणाली है, एकात्मक तथा हस्तांतरित शक्तियाँ, जबकि यूएसए में संघीय प्रणाली है, कनाडा में संघीय, जबकि फ्रांस में अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली है, यानी एकात्मकता लेकिन क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता प्राप्त है। जापान में भी संसदीय प्रणाली है। तो किसके पास संसदीय है? इंडिया, यूके और जापान के पास, और यहाँ अफ्रीका संसदीय गणतंत्रात्मक। ठीक है। अब राष्ट्राध्यक्ष। यहाँ पे भारत में संसदीय प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष भारत में कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। औपचारिक भूमिका होती है इनके पास, जबकि यूके में राजा के पास औपचारिक भूमिका होती है और यूएसए में राष्ट्रपति के पास कार्यकारी भूमिका होती है और कनाडा में राजा औपचारिक भूमिका में होता है। वहीं फ्रांस में राष्ट्रपति कार्यकारी भूमिका में होता है। जापान में सम्राट औपचारिक भूमिका में होता है और साउथ अफ्रीका में राष्ट्रपति कार्यकारी भूमिका में होता है। अब है दलगत प्रणाली यानी दलीय प्रणाली। बहुदलीय होती है, यूके द्विदलीय होती है और 2 दल होते हैं। यूएस में भी 2 दल हैं, जबकि कनाडा बहुदलीय है, फ्रांस भी बहुदलीय है, जापान भी बहुदलीय है और साउथ अफ्रीका भी बहुदलीय है। तो 2 दल किस में होते हैं? यूके और यूएसए में। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपातकालीन शक्तियाँ, यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। सरकार यूके में सरकार आपातकाल की घोषणा करती है। यूएसए में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करती है। उसके बाद कनाडा में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। ठीक है। तो भारत में कौन? राष्ट्रपति, यूके में सरकार और यूएसए में भी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा, कनाडा में प्रधानमंत्री द्वारा आपातकाल की घोषणा और फ्रांस में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा, जापान में प्रधानमंत्री द्वारा और साउथ अफ्रीका में राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है राजभाषा। तो भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी,
और यहाँ पे कौन था? यूके। यूके की राजभाषा अंग्रेजी। यूएसए की राजभाषा, संघीय स्तर पर कोई राजभाषा यूएसए की नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। और तो भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी, यूके की अंग्रेजी, और संघीय स्तर पर कोई राजभाषा नहीं है। उसके बाद फिर कनाडा में इंग्लिश और फ्रेंच, फिर फ्रांस में फ्रेंच, जापान में जापानी, और साउथ अफ्रीका में अंग्रेजी और अफ्रीकी यूज़ करते हैं हम। और शक्तियों के पृथक्करण की बात की जाए तो शक्तियों का जो पृथक्करण है वो यहाँ पे यानी कि भारत में कार्यपालिका शक्तियों का पृथक्करण है, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच अस्पष्ट विभाजन है। वहीं यूके में कोई सख्त पृथक्करण नहीं है और संसद के पास सर्वोच्च प्राधिकार है। किसके पास? संसद के पास। वहीं यूएसए में पृथक्करण है, कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका के बीच स्पष्ट विभाजन है। वहीं कनाडा में भी संसदीय यानी शक्तियों का पृथक्करण है। और उसके बाद फिर अगर बात की जाए फ्रांस में, वहाँ भी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच विभाजन है। और जापान में भी है और साउथ अफ्रीका में भी है। तो इस प्रकार हम इस चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। कल हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा संविधान की उद्देशिका। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक करें। एंड थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।